अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इमरान अजीज और आज हम डिस्कस करेंगे गाजीज लॉ। गाजीज लॉ ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। यहाँ पे उसने एक क्लोज सरफेस ड्रा की है और इस क्लोज सरफेस के अंदर यहाँ पे कुछ चार्जेस जो है ये मौजूद हैं। अब इन चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स यहाँ से आउट होगा इस सरफेस में से वो आपस में बराबर होते हैं, गाजीज लॉ ये कहता है। और ये जो क्लोज सरफेस है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई फिजिकल कोई सरफेस मौजूद हो, कोई आर्बिट्रेरी सरफेस हो सकती है, कोई इमेजिनरी सरफेस हो सकती है। तो लेकिन अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उसमें से जो फ्लक्स पास करेगा दैट विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। अब ये फाइंड कैसे किया जा सकता है कि टोटल चार्ज कितना एनक्लोज्ड है या टोटल फ्लक्स जो पास कर रहा है सरफेस में से वो किसके बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि ये फराडे भी यही कहता है कि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू। तो ये जो है हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। हम इसको फाइंड करने का अब एक तरीका ये है कि एट एनी पॉइंट पी कंसिडर एन इंक्रीमेंटल एलिमेंट ऑफ सरफेस डेल्टा एस। ये पॉइंट पी है, यहाँ पे एक इंक्रीमेंटल सरफेस ले लेते हैं डेल्टा एस और हम ये कहते हैं कि डी एस जो है वो सरफेस डी एस फ्लक्स डेंसिटी है विच मेक्स एन एंगल थीटा विद डेल्टा एस। इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स डेंसिटी की हम कहते हैं कि वो फॉर एग्जांपल ये उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, तो ये डी एस इस डेल्टा एस के साथ क्या एंगल बनाती है, हम कहते हैं थीटा का एंगल बनाती है। क्योंकि डेल्टा एस का हमें पता है कि जो डेल्टा एस जो सरफेस होती है, डेल्टा एस सरफेस की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। डेल्टा एस की जो डायरेक्शन होती है इज ऑलवेज डेल्टा एस डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो उस सरफेस के ऊपर नॉर्मल होती है, तो इस नॉर्मल के साथ डीएस जो एंगल बना रहा है, जो फ्लक्स डेंसिटी जो एंगल बना रही है वो थीटा के बराबर है। और हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लक्स इस डेल्टा एस में से पास करेगा, यानी कि ये जो हमने डेल्टा एस यहाँ पे एक इंक्रीमेंटल सरफेस ली है, इसमें से जो फ्लक्स पास करेगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ देन द प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी एस एंड डेल्टा एस विल गिव अस द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। अब देखिए ये क्योंकि अगर डी एस है तो डी एस का कंपोनेंट इस डेल्टा एस के अलांग जो होगा वो उसको हम डीएस नॉर्मल कह सकते हैं। क्योंकि डीएस की डायरेक्शन नॉर्मल टू दी सरफेस होती है, तो डीएस का जो कंपोनेंट इसके अलावा होगा उसको हम डीएस नॉर्मल कह सकते हैं। तो डीएस नॉर्मल बेसिकली डीएस cos थीटा के बराबर होगा। अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ये देखें डीएस डॉट डेल्टा एस, इसका अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो ये डीएस डेल्टा एस cos थीटा के बराबर होगा। तो डीएस cos थीटा को हम डीएस नॉर्मल भी कह सकते हैं। जैसे अगर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, इसको फॉर एग्जांपल ये एक्स डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट है उसको ए एक्स भी कहा जा सकता है, या इसको हम ए cos थीटा भी कह लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा भी कह लेते हैं। तो इसको डीएस cos थीटा भी कह सकते हैं या डीएस नॉर्मल भी कह लेते हैं, क्योंकि ये इस नॉर्मल डायरेक्शन में है, डेल्टा एस की डायरेक्शन में, और डेल्टा एस नॉर्मल है तो डीएस नॉर्मल भी इसको कहा जा सकता है। तो टोटल जो फ्लक्स है पासिंग थ्रू दिस डेल्टा एस, ये इंक्रीमेंटल सरफेस में से जो फ्लक्स पास करेगा दैट इज डेल्टा साई। और ये बेसिकली आएगा हमारे पास डीएस और डेल्टा एस के डॉट प्रोडक्ट लेने से। और जैसे मैं कह रहा था इनका डॉट प्रोडक्ट डीएस cos थीटा इंटू डेल्टा एस के बराबर होगा। और ये बेसिकली डीएस cos थीटा इज द कंपोनेंट अलोंग डेल्टा एस डायरेक्शन, और इस कंपोनेंट को हम डीएस नॉर्मल कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं डीएस नॉर्मल इंटू डेल्टा एस। अब हमें पता है कि नॉर्मली हम जब ये सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम ऐसे करते हैं कि हम हमारी कोशिश ये होती है कि डेल्टा एस जो है ये बहुत छोटा हो, डेल्टा एस अप्रोच टू जीरो करे, ताकि हम इसको फिर इंटीग्रेट कर लें ओवर द एंटायर वॉल्यूम, ओवर द एंटायर सरफेस। तो जब डेल्टा एस अप्रोच टू जीरो करे तो यही जो इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाती है डी साई इज इक्वल टू डी एस डॉट डी एस के बराबर। और अगर हम इन दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट कर दें इसको, तो दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट करने से ये इंटीग्रल डी साई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी एस डॉट डी एस,
तो ये हमारे पास आ जाता है, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds डॉट ds। ये हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी है और ये हमारे पास सरफेस एरिया है, और दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विच इज इक्वल टू q। और अगर हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस हैं, तो सेवरल पॉइंट चार्जेस हैं, तो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल चार्जेस। अगर हमारे पास लाइन चार्जेस हैं तो टोटल क्यू विल बी इक्वल टू रो एल डी एल उसका इंटीग्रल। अगर हमारे पास सरफेस चार्जेस हैं तो रो एस डी एस का इंटीग्रल, और अगर वॉल्यूम चार्जेस हैं तो रो वी डी वी का इंटीग्रल। और अगर आप ये देखें तो ये चीज भी क्यू के बराबर है और ये भी क्यू के बराबर है, और ये क्योंकि क्लोज सरफेस इंटीग्रल है तो क्लोज सरफेस बेसिकली वॉल्यूम बनता है, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल या क्लोज सरफेस इंटीग्रल को हम रिलेट कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को रिलेट किया जाए तो हम गाउस लॉ को चार डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी एस डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी डी वी। इसको अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें मजीद बेहतर अंदाज में, तो हम ये देखें कि जो फराडेज का एक्सपेरिमेंट था, अगर हम उसको वेरीफाई करना चाहें बाय प्लेसिंग ए चार्ज क्यू एट द ऑरिजिन ऑफ द स्फीयर। ये अगर एक स्फीयर है उसके ऑरिजिन के ऊपर पॉइंट चार्ज क्यू है, तो हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये चार्ज क्यू ऑरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है तो इस स्फीयर में से कितना फ्लक्स जो है वो पास करेगा, कितना फ्लक्स जो है वो पास करेगा। वैसे तो हमें फ्राडे ने जो कहा वो पता है कि फ्लक्स विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द स्फीयर, तो फ्लक्स जो है वो टोटल चार्ज के बराबर होगा। लेकिन इसी को गाउस लॉ की मदद से हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। गाउस लॉ अब ये कहता है कि गाउस लॉ ये कहता है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds डॉट ds। अब ये जो ds है जो कि फ्लक्स डेंसिटी है, ये हमें पता है q ओवर 4 पाई r स्क्वायर ए आर यूनिट वेक्टर के बराबर होती है। ये इसको ds की फॉर्म में लिखें सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो q ओवर 4 पाई a स्क्वायर, यहाँ पे चूंकि रेडियस जो है वो a के बराबर है तो q ओवर 4 पाई a स्क्वायर इंटू ए आर यूनिट वेक्टर। ये जो ds है ये किसके बराबर होगा? अगर आप ये देखें, ये जो हमने यहाँ पे एक डिफरेंशियल सरफेस ली है, ये अगर फर्स्ट चैप्टर को आप रिकॉल करें, वहां पे हमने ये देखा था कि डिफरेंशियल सरफेस का एरिया क्या होता है। तो इनमें से किसी भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई करें तो इस ds का एरिया हमारे पास आ जाएगा। अगर हम देखें तो ये जो लेंथ होती है, ये लेंथ बेसिकली थीटा को बढ़ाने से आती है। ये अगर जी एक्सिस है, ये अगर रेडियस r है, ये वाला एंगल थीटा है, थीटा एंगल थोड़ा सा बढ़ा दें डी थीटा, तो ये लेंथ ऐड होती है जो ये वाली लेंथ है। और ये लेंथ हमें पता है कि रेडियस इंटू एंगल के बराबर होती है आर डी थीटा की। तो हमारे केस में आर जो है वो ए के बराबर है, तो ये जो एक लेंथ है वो हमारे पास आ जाएगी ए डी थीटा के बराबर। ये जो दूसरी लेंथ है ये फाई को बढ़ाने से आती है, और हमें पता है कि अगर मैं ऐसे ड्रा करूं, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जी आउट ऑफ द पेज है, तो ये हमारे पास एंगल जो है वो फाई है, और फाई की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाने से डी फाई वैल्यू से ये जो लेंथ है वो ऐड होती है, जो ये वाली है लेंथ वो आती है। लेकिन इस केस में ये जो रेडियस है, ये रेडियस आर साइन थीटा के बराबर था, आर साइन थीटा इंटू डी फाई, ये वाली लेंथ हो जाएगी आर साइन थीटा इंटू डी फाई। ये जो रेडियस था ये बेसिकली अगर आप रिकॉल करें तो ये था कि इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर थीटा की एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए एक कोण बनती है, तो उस कोण का जो रेडियस है वो आर साइन थीटा था। तो क्योंकि उस कोण के ऊपर हमारा पॉइंट कहीं पे लाई करता है, तो इसलिए उस कोण का रेडियस, वो कोण जो सर्कल बनाती है उसका रेडियस आर साइन थीटा था, तो वो रेडियस जो है वो बेसिकली यहाँ पे यूज होता है। तो ये रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल आर साइन थीटा डी फाई। तो एक लेंथ ए डी थीटा है, दूसरी लेंथ आर यहाँ पे ए के बराबर है, तो दूसरी लेंथ ए साइन थीटा डी फाई के बराबर होगी। इन दोनों लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डी एस आ जाएगा। तो डी एस हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वेयर साइन थीटा डी फाई, या आर ए के बराबर है तो ए स्क्वेयर साइन थीटा डी फाई। और डी एस को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में ये डी एस और इसकी डायरेक्शन जब वो ए आर के बराबर होगी। अब देखें डी एस की डायरेक्शन भी यही है, इस डी एस की डायरेक्शन भी यही है। अगर मैं ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसके अंदर इनको पुट करता हूँ डी एस डॉट डी एस इंटीग्रल, बाद में इसको ले लेते हैं,
तो ds डॉट ds करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड आ गई, ar डॉट ar ये 1 के बराबर आ जाएगा, तो ये इसके बराबर आ जाता है। अब अगर इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए तो हमें पता है कि सफियर की केस में थीटा जो है वो 0 से पाई तक होता है, 0 से पाई में पूरा स्फीयर कवर हो जाता है, और फाई जो 0 से 2 पाई होती है। जब इन लिमिट्स को हम यूज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब फाई के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, पहले अगर फाई के लिहाज से इंटीग्रेट करते हैं तो फाई की कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास 2 पाई, ये यहाँ पे डी फाई भी था, तो यहाँ पे 2 पाई हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास इसको फाई के लिहाज से इंटीग्रेट करें तो ये बेसिकली 0 से पाई है, थीटा इधर ही बच जाएगा 0 से पाई। फाई के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो q/4 पाई साइन थीटा, यहाँ पे फाई आ जाएगा, और फाई जो है उसमें जब लिमिट पुट करेंगे 0 से 2 पाई की, तो 2 पाई यहाँ पे बच जाएगा, डी थीटा बाकी रह जाएगा, डी फाई के लिहाज से हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो 2 से कट गया, 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, पाई पाई से कट गया, तो बाकी हमारे पास बचेगा q/2 पाई। ये हमारे पास अच्छा ये इसमें अच्छा ये देख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया q/2 साइन थीटा डी थीटा, और इंटीग्रल थीटा 0 से पाई। अब साइन थीटा को इंटीग्रेट करें तो ये आ जाता है माइनस कास थीटा, q/2 ऐसे ही आ जाएगा, और लिमिट है 0 से पाई थीटा की, तो ये हमारे पास आ गया जी q/2, ये माइनस हमने बाहर लिख लिया, इसमें काज ऑफ पाई माइनस काज ऑफ 0, तो काज ऑफ पाई जो है वो -1 के बराबर होता है, और माइनस, और ये काज ऑफ 0 1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आ जाता है -q और -2, तो ये q के बराबर आ जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं कि ये q के बराबर ही आया कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू q, and we obtain a result showing that q coulombs of electric flux are crossing the surface as we should, since the enclosed charge is q coulombs। तो ये हम वेरीफाई कर सकते हैं फराडे को विद द हेल्प ऑफ गाजिस लॉ। थैंक यू वेरी मच। कुछ और एप्लीकेशन हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करेंगे गाजिस लॉ की।